हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक कौरव और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं मैथ्स के सभी टॉपिक्स कवर करूंगा। ये इस सीरीज़ का 4th वीडियो लेक्चर है। यदि आपने इसके पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लें और हमारे कोर्स में शामिल हो जाएँ। इस सीरीज़ में मैं मैथमेटिक्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तथा उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बताऊँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये पूरी सीरीज़ करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियोस उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, जहां भी मैथमेटिक्स का सेक्शन पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए ये 500 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। इसके पहले के 30 क्वेश्चंस हम पहले 3 वीडियोस में देख चुके हैं। आज मैं आपको 31st क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन तक आपको समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, 2 मकान एक सड़क के विपरीत ओर स्थित हैं। एक 34 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क पर इस तरह स्थित है कि यह एक 30 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है और सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर मोड़ने पर यह 16 मीटर ऊंचे एक बिंदु तक पहुंचती है, जबकि इसके पाद को उसी स्थान पर रखा जाता है। सड़क की चौड़ाई क्या है? मैंने इंग्लिश में भी दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं यदि आपको हिंदी में कोई वर्ड समझ में ना आए तो। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या दिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बताया गया है, देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 मकान एक सड़क के विपरीत ओर स्थित है। तो हमने मान लिया कि एक मकान ये है ए बी और दूसरा मकान है सी डी। ओके, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि एक 34 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क पर इस तरह स्थित है कि यह 30 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। तो एक सीढ़ी ये हो गई, 34 मीटर लंबी सीढ़ी जो है वो कहाँ पहुँच रही है? 30 मीटर ऊंचाई तक। और सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर मोड़ने पर यह 16 मीटर ऊंचे एक बिंदु तक पहुंचती है। यहाँ पर ये क्या किया इनने, दूसरी ओर इसी सीढ़ी को मोड़ दिया तो ये 16 मीटर ऊंचे तक बिंदु तक पहुंचती है, सी तक पहुंचती है 34 मीटर लंबी सीढ़ी। और इसके पाद उसी स्थान, एक ही स्थान पर रखे हैं, तो ये ई पर ही रखे हुए हैं। और सड़क की चौड़ाई क्या है? तो इनने पूछा है कि बीडी कितना है। ठीक है, बीडी की लंबाई पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे त्रिभुज ए बी ई, है ना। इस तरह का हम डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी ई फाइंड करेंगे। ए बी से हमको क्या मिल जाएगा? बी डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। इसके बाद हम निकालेंगे सी डी ई, तो इससे हमको मिल जाएगा ई डी डिस्टेंस और हम दोनों को जोड़ देंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो त्रिभुज ए बी ई में बी ई इक्वल टू √34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया हुआ है कि कर्ण जो इस तरफ की भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हमको कर्ण और लंब तो दिया हुआ है, हमको आधार फाइंड करना है। तो हम उसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 34 का स्क्वायर होता है 1156 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो 1156 में से जब हम 900 को घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 256। और यह अंडर रूट में है तो इसको अंडर रूट अलग करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? बी ई की जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी आ गई है? 16 है। हमको मिल गई बी ई की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 16 है। आगे देखते हैं। आगे हम लेंगे त्रिभुज सी ई डी त्रिभुज लेंगे या सी डी ई भी बोल सकते हैं। तो इसमें ई डी हमको फाइंड करना है। इसको भी सेम हम पहले के जैसे अरेंज कर लेंगे। तो √34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूँ आपको पाइथागोरस प्रमेय बनता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। तो आधार ले लिया इसलिए लंब को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, इसलिए माइनस साइन बीच में लगा हुआ है। और रूट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर था उसके यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ पर रूट लगा दिया गया है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 34 का स्क्वायर अगेन 1156 और 16 का स्क्वायर 256। इसमें से ये घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 900। अंडर रूट में है, रूट अलग करेंगे तो हमारी वैल्यू जो फाइनल हमको मिलेगी ई डी वो मिलेगी 30। तो हमको बी मिल गई 60 और ई डी मिल गई कितना? 30। अब हमको फाइंड कितनी डिस्टेंस करना था? बी से लेकर डी तक। तो बस बी डी बराबर क्या होगा? बी प्लस ई डी, 16 प्लस 30। तो हमारा आंसर होगा 46 मीटर। मैंने बहुत चीज़ आपको समझा दिया। आपको ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है अनुपात से, 3 पात्र में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है।
तीनों पात्रों से समान मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया गया है, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। तो इसमें क्या है, 3 पात्र दिए हैं, 3 बर्तन दिए हैं या जो कुछ भी है, उनमें क्या रखा हुआ है, दूध और पानी रखा हुआ है, मिक्स होके रखा है। इनमें से हमको तीनों चीज़ों में से दूध और पानी को निकालना है और एक अलग अनुपात बनाना है। तो पूछ रहा है कि वो अनुपात कितना होगा समान मात्रा में लेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशो कितना है। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले बर्तन में 2:1, मतलब कि 2/3, ऐसा मान लें। ये हम किसका निकल रहा है, अभी दूध का लिख रहे हैं। ये जो पोर्शन सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे ये दूध का लिख रहे हैं। तो कितना, उसमें मतलब कि 3 यूनिट है टोटल दूध और पानी, तो इसमें से 3 में से 2 यूनिट क्या है, इसमें दूध है। नेक्स्ट बर्तन में देखते हैं, इसमें 3 यूनिट दूध है और टोटल 5 यूनिट है। इसमें 5 यूनिट दूध है और टोटल 8 यूनिट है। मतलब 5 यूनिट दूध का मतलब ये है कि जो टोटल 8 यूनिट दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 5 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी है। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया दूध का। और अनुपात दूसरा निकालते हैं पानी का। तो 1/3 प्लस 2/5 और 3/8। ये कैसे हुआ है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर 3 में से 2 यूनिट पानी था और दूध था, और यहाँ पर 1 यूनिट पानी है। ये पूरा पानी की वैल्यू दी हुई है और ये पूरा दूध की वैल्यू दी हुई है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। ये आपसे सॉल्व करते हुए बनना चाहिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो मैंने एलसीएम एचसीएफ का एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें सॉल्व करना मैंने आपको बहुत अच्छे इसमें समझाया हुआ है ना। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे, 120 आएगा। एलसीएम लेने के बाद जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर ये वैल्यू मिलती है 80 + 72 + 75। ये हुई किसकी, दूध की हुई है। और रेशो लेंगे, ये पानी का करेंगे, इसमें भी 120 उसका एलसीएम आएगा। और सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये आपको वैल्यू इसमें मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व करना आपको पता है। यदि हम 3 का इंटू करेंगे 120 में तो कितना आएगा, 40, और 40 का इसमें इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 80। तो वो 80 वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है। सेम इसका ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो ऐसे पूरी वैल्यू इसको फाइंड की जाती है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 227/120, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 133/120। 120 में से 120 कट हो जाएगा, हमको वैल्यू मिलेगी 227/133। तो ये क्या मिल गया हमको, दूध। ये हो गया दूध और ये सेकंड हो गया पानी। ठीक है, दूध और पानी का हमको अनुपात मिल गया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई है, पानी और दूध का अनुपात। हमने निकाला है दूध और पानी का अनुपात, और यहाँ पूछा गया पानी और दूध का अनुपात। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दूध और पानी का पानी और दूध का पूछा गया है, तो इसको हम अरेंज कर देंगे पानी और दूध में, तो आ जाएगा 133/227। सिर्फ इसको इस तरफ कर देंगे और दूध को इस तरफ कर देंगे। दूध और पानी का नहीं, पानी और दूध का मिश्रण उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय P in 12 days while Q can do it in 24 days. If P and Q work together, then in how many days 50% of work can be completed? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि P किसी काम को 12 दिन में करता है और Q उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो P और Q मिलकर उस काम के 50% को, मतलब उस काम को जो आधा है उसको कितने दिन में कर लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। P कर सकता है 12 दिन में, P यहाँ मैंने A और B लिख दिया है, उसी को P और Q को। ठीक है, मतलब आप इसको जो यहाँ पर A दिया हुआ है इसको P मान सकते हैं और इसको Q मान सकते हैं ना। वो इसको मैंने गलती से लिख दिया था, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। तो P कितना 12 दिन में कर सकता है, Q 24 दिन में कर सकता है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ये 2 बार डिवाइड होगा, ये 1 बार, मतलब टोटल 3 यूनिट काम ये 1 दिन में कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर 50% काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों जो है काम कितना करेंगे, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे 24 यूनिट। टोटल जो काम है वो 24 यूनिट है ना। तो B जो है वो क्या करता है, जो Q है मान लीजिए, इसको B को अलग कर दीजिए, Q मान लीजिए और इसको P मान लीजिए। ओके, तो Q जो है वो डेली 1 यूनिट काम करता है और टोटल काम जो है वो 24 दिन में कर पाता है। और P जो है वो डेली 2 यूनिट काम करता है और उस काम को कितना 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों मिलकर कितना करेंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ये क्या करेंगे 8 यूनिट काम कर लेंगे। अब 8 जो है वो 8 दिन में कर लेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर यदि P और Q दोनों मिलकर इस काम को एक साथ करते हैं तो इस काम को ये 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम जो है डायरेक्ट ऐसे सोच के भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है,
ए कर रहा है 2 यूनिट काम, ये कर रहा है 1 यूनिट काम, तो टोटल हो गया 3 यूनिट काम। जब ये लोग मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 24 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? ये करेंगे 8 दिन में, है ना, तभी तो 24 होगा। ये डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल हमारा 100% वर्क, तो हमको 100% नहीं, इसका 50% चाहिए, तो क्या कितना होगा वो 4 दिन में। तो ए और बी मतलब पी और क्यू मिलकर इस काम को 4 दिन में कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी एक वस्तु को ई को, डी क्या करता है, किसी वस्तु को ई को 18% लाभ पर बेचता है, ई उसी वस्तु को 20% के लाभ पर एफ को बेचता है, एफ इसे एक ग्राहक को 25% लाभ अर्जित करते हुए 45,135 रुपये में बेचता है। डी का क्रय मूल्य कितना है? डी ने उसको कितने में खरीदा था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट परसेंट बढ़ाते हुए दूसरे को बेचते जाते हैं और लास्ट में इसकी जो कीमत है वो हो जाती है 45,135 रुपये। तो इसको क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जितने पर डी ने इसको खरीदा है वो है आर। तो सबसे पहले डी ने ई को बेचा 18% प्रॉफिट पे, मतलब कि 118/100। उसके बाद ई ने एफ को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो ये हो गया 120/100। उसके बाद एफ ने इसे 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो 125/100। और टोटल कितना लाभ हो गया इन लोगों को, इन जो कितने में बेचा उसको 45,135 में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम आर की वैल्यू मतलब हमको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 45,135, तो यहाँ सारी वैल्यू जो है इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू आप दे रहे हैं ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी और ऊपर की जो वैल्यू है वो नीचे आ जाती है ना। इसको सॉल्व करते आपसे बनता होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आपको इसको पूरा वैल्यू कट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मैं आपको कट करके नहीं बता रहा हूँ, आप जब इस वैल्यू कट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,500। मतलब जो 25,500 उसकी बेसिक वैल्यू थी, जो मूल्य क्रय मूल्य जो था वो 25,500 था। उस पर डी ने प्रॉफिट कमाया, फिर ई ने कमाया, फिर एफ ने कमाया, ऐसे करके सबने प्रॉफिट कमा के उसकी कीमत 45,000 कर दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 9 वर्ष के लिए लगाता है और बी लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। व्यापार में बी की धनराशि कितने समय के लिए निवेशित की गई थी? इसमें यह पूछा गया है कि दो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसमें से ए क्या करता है, जो भी पूंजी लगाई गई है उसका 1/3 भाग 9 वर्ष के लिए लगाता है। और यहाँ पर बी का नहीं दिया कि उसने कितना लगाया है, इसमें सिर्फ ये दिया है कि बी को जो टोटल फ़ायदा हुआ उसमें 2/5 भाग उसका था। तो इसमें निकालना है कि बी की धनराशि कितने समय के लिए निवेशित की गई थी, लगाई गई थी। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। रेशो ऑफ कैपिटल, कितनी उन्होंने पूंजी लगाई थी, तो 1/3 भाग तो ए ने लगाया था, वो हम लिख लेते हैं। तो बी ने कितना लगाया होगा, 2/3 लगाया होगा, है ना, सिंपल है। 1/3 यदि ए ने लगाया तो 2/3 बी ने लगाया होगा। तो इनका जो टोटल रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2। ठीक है, ये कैसे आया 1:2, यहाँ 3 से 3 कट गया तो 1:2 आ गया। अब हमको ये तो पता चल गया, अब हमको देखना है कि इनको प्रॉफिट कितने रेशियो में हुआ है। तो प्रॉफिट रेशियो हम देख लेते हैं। जो बी है उसको 2/5 भाग प्रॉफिट हुआ है, तो बाकी बचा 3/5 किसको होगा, ए को होगा, तो वो लिख लेते हैं। ए का 3/5 और बी का 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, 3:2। मतलब ए यदि 1 रुपये लगाता है तो उसको प्रॉफिट होता है 3 रुपये का, और बी यदि 2 रुपये लगाता है उसको प्रॉफिट कितने का होता है, 2 रुपये का, 2 यूनिट का। ठीक है, यूनिट में ये वैल्यू दी हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमको देखना है कि बी ने जो मनी इन्वेस्ट किया वो कितने साल के लिए किया, हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ इस तरीके से इसको क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे। इसमें ये दिया गया है कि 1 रुपये 9 महीने के लिए, 9 साल के लिए लगाए हुए हैं। ठीक है, किसने, ए ने, और बी ने 2 रुपये कितने साल के लगाए वो फाइंड करना है। और प्रॉफिट इनका 3:2 में हो रहा है, जो हमने यहाँ पर अभी देखा था, ये है ना, 3:2 में इनको प्रॉफिट हो रहा है। इसको बस सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9, 2 × n, 3:2, और ये वैल्यू कट होगी 2 से 2 और 3 से 9, तो ये आएगा 3, तो हमारी वैल्यू आएगी n = 3 मंथ्स। ओके, तो इसने 3 महीने के लिए इसको लगाया हुआ था, हमारी वैल्यू आएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा है, तदनुसार उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। वैसे तो इसको अपन मन से ही सॉल्व कर सकते हैं, कितना आंसर आना चाहिए। वैसे मैं आपको सॉल्व करके बता दूं जिससे आपके उसमें दिमाग चले, जब भी इससे बदल के भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को कर सकें। ओके, तो इसमें बोला गया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एक्यूरेट एंगल्स मस्ट बी।
तो इसमें ये बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इसमें ये बोला है कि दो भुजाओं का गुणनफल, मतलब कि इसका और इसका गुणनफल तीसरी भुजा मतलब कि कर्ण के वर्ग का आधा होगा, तो इसका न्यून कोण कितना होगा, न्यून कोण इसमें पूछा गया। सॉल्व करते हैं, जैसा बोला गया वैसे लिखते हैं। कर्ण के वर्ग का आधा मतलब कि AC² अपॉन 2, है ना। यहाँ पर कर्ण क्या है, AC है, ये कर्ण है, अपॉन 2। उसके बाद दिया गया है किसका, AB इंटू BC, दो भुजाओं का गुणनफल AB और BC का। इसको सॉल्व करेंगे तो AC², यहाँ पर 2 इस तरफ चला जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2AB इंटू BC। उसके बाद AC², AC यहाँ हम देख पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो उसी हिसाब से हमने क्या लिख दिया, AB² प्लस BC² लिख दिया AC² की जगह। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा AB² प्लस BC² माइनस 2AB इंटू BC। इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो जाएगा माइनस में इक्वस टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो AB माइनस BC का स्क्वायर, ये जो है हमारा एक फॉर्मूले में आ गया है कि A² प्लस B² माइनस 2AB, ये फॉर्मूला होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। आपको ये कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। और यदि आपको फार्मूले नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको फार्मूले बता दूंगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर करते रहा करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन समझाता रहूँ। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो AB इक्वस टू BC आ जाएगा, इस तरफ इसको ट्रांसफर कर देंगे तो AB इक्वस टू BC आ जाएगा। मतलब कि ये दोनों कोण जो हैं वो बराबर रहने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में। तो बराबर कब होंगे, जब एंगल 45 हो, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल तो इसका 90 है, तो बाकी एंगल कितने कितने होंगे 45, क्योंकि टोटल जो एंगल का योग होता है वो 180 होता है। हमने फाइंड कर लिया कि दोनों एंगल बराबर है, मतलब दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है। मतलब यदि हमको बड़ी संख्या पता चल जाए तो हम पूरे क्वेश्चन को कर देंगे। देखिए हमने मान लिया कि बड़ी संख्या n है, ओके। अब इसमें दिया है कि एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, n की 25%, मतलब कि n/4, है ना। ये 25 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा n/4। तो हमको पहली संख्या मिल गई n, जो कि बड़ी संख्या है, और दूसरी छोटी संख्या जो है वो n/4 है। अब हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करते हैं तो n माइनस n/4 इक्वस टू 12। यहाँ दिया गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, मतलब कि यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, 12। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 3n कैसे आया, यहाँ इसका इंटू करेंगे तो आएगा 4n, और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे आएगा 3n/4। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम मान लें 1 तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं उसको। तो 3n/4 हमारा यहाँ पर आएगा इक्वस टू 12। ये 3 से 12 को कट करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ पर n इक्वस टू हमारी वैल्यू आएगी 16 आएगी, ओके। यहाँ पर मैंने गलती से 4 लिख दिया है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 16, 4 नहीं आएगी, 16 हमारी यहाँ पर वैल्यू है, क्योंकि ये 4 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा तो ये आएगा 16, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो एक समान चाल पर चल रही है, किसी स्टेशन को 34 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ये रेलगाड़ी के हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। हम इसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में आपको इसको समझाऊंगा। देखते हैं। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। स्पीड बराबर होता है, इसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम स्पीड देखना, डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 500 प्लस 221 मीटर अपॉन 35 सेकंड। अब मैंने इसको 500 प्लस 221 क्यों किया है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 221 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। मतलब यदि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई को भी तो पार करेगी, है ना, तभी तो पूरा पार कर पाएगी। तो उसको खुद की लंबाई को पार करेगी तो मतलब 500 मीटर को पार करेगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 221, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 35 सेकेंड का लग रहा है टाइम। आगे बढ़ते हैं। 721 हो गया, 500 और 221 को जोड़ेंगे 721 हो गया, अपॉन 35 हो जाएगा, और 18/5। 18/5 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमको जो इसको टोटल जो चाल निकालनी है वो कितनी निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसको निकालना है,
ठीक है। तो हम किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि हमको दिया होता कि मीटर प्रति सेकंड में निकालना है और हमको किलोमीटर में वैल्यू दी होती तो हम इसको क्या कर देते, 5/18 कर देते मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमको जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलेगी 74.16 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर गलती से 35 हो गया है, यहाँ पर 34 है, तो 35 ही सही वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 74.16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो मेन उद्देश्य है वो ये समझना है कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है। वैल्यू कहीं गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है, बनाने में थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेथड क्या है, जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आपको कहीं मिले ये तो लगभग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 men construct 1.5 kilometer of road in 7 days. 28 men will construct 12 kilometer of roads in. इसमें यह दिया गया है कि जो 12 आदमी हैं वो 1.5 किलोमीटर की रोड 7 दिन में बना लेते हैं, और तो 28 आदमी 12 किलोमीटर की रोड कितने दिन में बना लेंगे, ये पूछा गया। 12 आदमी 1.5 किलोमीटर की रोड 7 दिन में बनाते हैं, तो 28 आदमी 12 किलोमीटर की रोड कितने दिन में बना लेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के। तो देखते हैं, m1 इंटू d1 अपॉन w1 इक्व टू m2 इंटू d2 अपॉन w2। यहाँ पर m1 मीन्स है कि जो टोटल मैन कितने हैं, d1 मीन्स है डेज कितने हैं, और w1 मीन्स है मतलब कितना वर्क किया गया है। तो इसमें सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है, तो m1 की जगह आएगा 12, क्योंकि 12 मैन थे, 7 दिन में काम को ख़त्म कर रहे थे और 1.5 किलोमीटर की रोड बना रहे थे। m2 यहाँ पर दिया हुआ 28 दिन, डे हमको पता नहीं है, वो हमको फाइंड करना है, और टोटल वर्क इन्होंने किया है 12 किलोमीटर रोड बनाने का। बस वैल्यू हमको कट करनी है, तो हमारा आंसर आएगा 24 डेज, है ना। पूरी वैल्यू हम इसको कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू कट हो जाएंगी। यहाँ से 1.5 से ये कटेगा तो आएगा 2, है ना, और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 24। इस तरीके से 24 डेज आ जाएगा। तो आपको इतना याद रखना कि ऐसा फॉर्मूला होता है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है और हमको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में ये 40 लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। ओके, उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है कि ये मर जाता है तो इतना ये एज का व्यक्ति आ जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया है। हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एवरेज एज ऑफ द टीचर इन द स्कूल वो निकालेंगे हम। कैसे आएगा देखो, विद्यालय में अध्यापकों की वर्तमान औसत आयु पूछा गया है, उसको निकालने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 8 अध्यापकों की औसत आयु कितनी थी। उसको निकालने के लिए 40 × 8 कर दिया है हमने यहाँ पर। ठीक है, फिर दिया है कि एक 55 वर्ष के अध्यापक की मृत्यु हो जाती है तो -25 कर दिया है। फिर लिखा है कि 39 वर्ष का एक अध्यापक उसमें नियुक्त कर लिया जाता है तो +39 कर दिया है। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर दिया है। बाकी हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले हम इतना सॉल्व कर लेते, फिर हम इसको माइनस कर देते, फिर इसको लाते, तब करते। हमने एक साथ एक ही इक्वेशन में इसको रख दिया है और इसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि टोटल 8 अध्यापक हैं। हमको औसत निकालना है तो टोटल जितने नंबर ऑफ रहते हैं उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 40 × 8 करेंगे 320 आएगी, और 55 - 39 कर देंगे तो 16 आ जाएगा, डिवाइड बाय 8। और 320 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 304, डिवाइड बाय 8, और 8 से 304 को हम जब माइनस करेंगे, कट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 38। मतलब जो हमारा नया औसत बनने वाला है विद्यालय में अध्यापकों का वो हो जाएगा 38, जो कि पहले 40 था। ठीक है, और दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखा और बार बार देखें, सेव कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे के 41 to 50 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते हैं, और कमेंट करते रहें, जो भी मना है वो कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।